गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18, और इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। किसकी? सोल प्रोप्राइटर की। दैट इज़ जो अकेला बिजनेस में ओनर भी है, एम्प्लॉय भी है, मैनेजर भी है, सारा रिस्क उसी का, सारा रिटर्न उसी का। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है। पर इससे पहले कि हम चैप्टर नंबर 18 की शुरुआत करें, आइए देखते हैं कि अब तक हमने क्लास 11th अकाउंट्स में क्या क्या किया। तो अगर आपको याद होगा, हमने क्लास 11th में सबसे पहले समझा कि कुछ आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके होते हैं तो इसके बेस पे आपको क्या मिलता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। दैट इज सपोज मैंने गुड्स परचेज किया, तो क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो आंसर होगा यस, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पैसों का लेन देन हो रहा है इसमें, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। क्या इसका सोर्स डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है? बिल्कुल, इनवॉइस मुझे मिलेगा। ठीक है, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हमने क्या किया? हमने रिकॉर्डिंग की। कहाँ पर? जर्नल में। या फिर अगर आपके यहाँ एक ही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होते हैं और ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं साथ में? सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स। तो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे रिकॉर्डिंग की जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, या हम सोर्स डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट भी कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। इसके बाद हमने ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया। कहाँ पर? लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट्स में। यहाँ पर हमने जर्नल के बेस पे ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग अकाउंट में पोस्टिंग की, जिसके हम लेजर कहते हैं। इसके बाद हमने बैलेंसेस को समराइज करने की कोशिश की। दैट इज़ हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाया। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग बैलेंस को एक जगह लेकर आते हैं, चाहे डेबिट बैलेंस हो और क्रेडिट बैलेंस हो। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो नॉर्मली ये हम मानते हैं कि हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो हमने सही फॉलो किया है। हालांकि हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में देखा है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है इट मीन्स सब कुछ प्रॉपर है, कुछ भी एरर नहीं है। एरर स्टिल एग्जिस्ट कर सकते हैं इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। तो लास्ट चैप्टर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यही किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो, और अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है तो अकाउंटिंग प्रोसेस में इसके बाद आपका लास्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट्स। और फिलहाल हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और आप बैलेंस शीट बनाते हैं। हमने ये भी समझा था कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ये पूरे ईयर को रिफ्लेक्ट करता है, एक साल के लिए बनता है जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है।
पर बैलेंस शीट जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर डेट में बनती है और चीज़ें भी उस पर्टिकुलर डेट की रिफ्लेक्ट करती हैं। बैलेंस शीट में चीज़ों का मतलब क्या हुआ, आपकी एसेट एंड लायबिलिटी। तो दोनों में फ़र्क ये है, ट्रेडिंग एंड पीएल ये भी वैसे तो ईयर एंड में बनते हैं, पर इसमें जो डेटा होता है वो साल भर का होता है। जैसे कि साल भर की सेल्स, साल भर की परचेज, साल भर के एक्सपेंसेस। पर बैलेंस शीट भी ईयर एंड में बनती है, लेकिन इसमें जो एसेट और लायबिलिटी आते हैं वो जिस दिन आपकी बैलेंस शीट बन रही है उस दिन के एसेट और लायबिलिटी होते हैं, ना कि साल भर के। ये सब बातें हमने ऑलरेडी जान रखी है। तो आज हम चालू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, जो हमारे सिलेबस का, अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज है। तो ये तो था अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने क्लास 11th में सीखा। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल अकाउंटिंग्स भी सीखी साथ साथ में। जैसे कि हमने जाना जीएसटी क्या होता है, हमने सीखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कैसे होती है, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी देखा साथ में, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या होते हैं हमने ये भी जाना। इसके अलावा भी अगर आपको याद हो तो शुरुआती क्लासेस में हमने सीखा था कि आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जो बेस था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी किया, ठीक है। हमने रीड किया कि डेबिट और क्रेडिट की रूल्स क्या होते हैं, समझा इसको भी। तो इसके अलावा भी हमने साइड बाय साइड ये सब चीज़ें करी। नाउ अब हम आ गए हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स में पहुँचे हैं। तो चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये बनता कब है? आपके एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में। और यहाँ से हम क्यों ये बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, कि हमको पता चले कि साल भर जो हमने अकाउंटिंग की, साल भर जो हमने बिजनेस किया, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। और एंड रिजल्ट क्या होता है आपका, कि आपने प्रॉफिट कमाया या आपको लॉस हुआ। साथ में हम ये भी देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या थी। और फाइनेंशियल पोजीशन की जब भी बात होती है, इट मीन्स आपके एसेट्स कितने थे ईयर एंड में और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी थी ईयर एंड में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड क्या करता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इन्हीं को हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एंड प्रोडक्ट है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो हम यहाँ पर अभी कर रहे थे। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस था और उसका एंड प्रोडक्ट जो है आपका क्या है? फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर प्रिपेयर्ड टू नो। तो क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं? ये जानने के लिए कि प्रॉफिट हमने कितना कमाया या लॉस हमको कितना हुआ पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। और ये दो बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर, क्योंकि इसमें साल भर की इनकम, साल भर की आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। तो जब इनकम में से आप एक्सपेंस लेस करोगे साल भर के, तो आपको साल भर का प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हुआ है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? कि हमको पता चले
कि हमारे पास कितने एसेट है जिसको हम ओन्ड करते हैं, या कितनी लायबिलिटीज़ हैं जिनकी हमको पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट बनाकर। ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद होगा, हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनली हमको क्या पता चलती है, हमारी इनकम कितनी हुई है। क्या ऑब्जेक्टिव है इनकम स्टेटमेंट बनाने का? क्या चीज़ें आपको पता चल जाती हैं अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं? तो डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मीन्स आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सपोज आप टीवी बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, टीवी बनाने में हमको कितना खर्चा आया और टीवी बेचने से हमको कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, तो उस रेवेन्यू को उस खर्चे से लेस करते हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। वैसे अकाउंटिंग में जाएंगे तो ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी नॉर्मली समझ रहे हैं कि क्यों हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो पहला है, आपको इससे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, ये आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक टीवी मैन्युफैक्चरर हैं तो सारे खर्चे आपके सिर्फ फैक्ट्री में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप टीवी को किसी गोडाउन में रखवाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आप खुद डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप शोरूम में भेजवाएंगे। तो इसके अलावा आप अकाउंटिंग भी करेंगे, तो आपके ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, आपके सेलिंग के खर्चे हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो सकते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप एक बिज़नेस कंसर्न हैं तो आपको एक रेवेन्यू तो टीवी से होती है, ये बात सही है, पर इसके अलावा भी कुछ आपको अदर इनकम हो सकती है जो कि आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, पर आपकी सेकेंडरी इनकम है वो। जैसे कि सपोज़ आपके पास पैसे पड़े हुए थे तो आपने दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया कि पैसे आइडल पड़े हैं, उससे बेटर है कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। या आपने बैंक में एफडी करा के रखी थी, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें कुछ अदर इनकम हम और ऐड करते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं वो हम लेस करते हैं, तब जाकर हमारा नेट प्रॉफिट आता है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये जो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डिटेल्स देता है सारे एक्सपेंसेस की, जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो आपको इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानकारी मिलती है। आपको इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में जानकारी मिलती है, और इस वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ये बात भी हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से समझ में आती है। रिजर्व्स एंड प्रोविजन चैप्टर हमने पढ़ा था, और आपको पता था रिजर्व आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से आपको प्रॉफिट का फिगर पता चलता है, तो उसके बेस पे आप रिजर्व बना सकते हैं फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट आपके पास बचा है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग रेशियोज़ क्लास 12th में आप जाएंगे
तो देखेंगे हम बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज निकालेंगे। एक सेपरेट चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस, तो वो भी तभी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रेशियोज निकाल सकते हैं जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा आपके इनकम स्टेटमेंट का। कौन कौन से रेशियोज़ हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना हमको ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ है एज़ कंपेयर टू हमारी सेल्स, कितना नेट प्रॉफिट हमने कमाया है सेल्स के मुकाबले। ऑपरेटिंग रेशियो, कितने हमारे खर्चे हुए हैं सेल्स के मुकाबले। और जो लोग बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उनके लिए कितने प्रॉफिट अवेलेबल हैं, ये बात हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से पता चलती है। फ़िलहाल ये रेशियो क्लास 11th में आपको नहीं करना है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये रेशियोज़ तभी निकल सकते हैं जब आपके पास इनकम स्टेटमेंट का डेटा अवेलेबल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपके इनकम स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट। क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं? सिंपली हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए कि एक पर्टिकुलर डेट में कितने हमारे एसेट हैं जिसके हम मालिक हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं जिनका हमको पेमेंट करना है। साथ में ही हम अपने करंट ईयर की बैलेंस शीट को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले क्या इस साल हमारे एसेट इंक्रीज़ हुए हैं कि कहीं लायबिलिटीज़ तो इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। तो हम कंपेयर करके तय कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज़ हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है कि डाउन हुई है। इसके अलावा आप सॉल्वेंसी पोजीशन भी डिटरमिन कर सकते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जो आपकी लायबिलिटीज़ को आपको पेमेंट करना होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, तो वो जैसे कि सपोज़ आपने गुड्स परचेज़ किए तो क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करनी है, तो हम वहाँ पर भी कुछ रेशियोज़ निकालते हैं, करंट रेशियोज़, लिक्विड रेशियोज़, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, जहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि उन लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एसेट अवेलेबल है कि नहीं है। तो एसेट और लायबिलिटी इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से मिलेगी। इसके अलावा हम कुछ और भी रेशियोज़ निकालते हैं, लाइक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर वालों का पैसा कितना लगा है हमारे बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ओनर्स ने पैसे लगाए हैं। और प्रोप्राइटरी रेशियोज़ भी होता है। तो ये सब रेशियो क्लास 12th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियोज़ तभी निकल सकते हैं जब आप इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं इसको यूज़ कौन करता है? तो दो यूज़र्स हो सकते हैं इसके, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में पहला आपका आता है ओनर्स। तो ओनर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क यही बियर करते हैं, बिकॉज लॉस हुआ तो लॉस इनका, प्रॉफिट हुआ तो फ़ायदा तो है, पर रिस्क का, लॉस का रिस्क भी है। तो इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनका तो सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। तो इसलिए इनको जानना है कि प्रॉफिट और लॉस उनके बिजनेस ने कितना कमाया है, क्या उनका कैपिटल बिजनेस में सेफ है, क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। दूसरा आपका इंटरनल यूज़र होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है, बिकॉज जब उनके पास एक्सपेंसेस की डिटेल होगी तो वो तय कर पाएंगे कि कितना सेलिंग प्राइस उनको अपने प्रोडक्ट का फिक्स करना है। कोई खर्चा अगर ज़्यादा लग रहा है स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में तो उसको कैसे कंट्रोल या रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर आपके बिज़नेस में बहुत सारा फंड्स पड़ा हुआ है तो क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फिर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, और वो तभी कर पाएगा जब उसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन भी आपके इंटरनल यूज़र होते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं ट्रेड यूनियन से, उनको मतलब है उनके वेजेस से, बोनस से, और जो भी आप उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने वाले हैं, तो उनका भी ये राइट है कि वो जान पाएँ कि जिस बिज़नेस में वो काम कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये बिज़नेस कितने प्रॉफिट कमा रहा है, और क्या उनको वो प्रॉपर वेजेस और सैलरीज पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इनका भी फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिज़नेस में आगे सिक्योर है कि नहीं है। तो ये हो गए आपके इंटरनल यूज़र।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। नेक्स्ट आता है आपके एक्सटर्नल यूज़र, बैंक एंड एफआई। तो क्योंकि कई बार हम बिजनेस में जो पैसे लगाते हैं, खुद का जो कैपिटल लगाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता, हमको और फंड्स की नीड होती है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक एंड एफआई से लोन लेते हैं। तो जब बैंक और एफआई आपको लोन दे रही है तो वो भी चिंता में है, कंसर्न्ड है कि वो जिस बिजनेस को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रही है, वो उस लोन का प्रॉपर रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो भी इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों हैं, क्या उसको उसका पेमेंट टाइमली मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड है। क्रेडिटर्स एक तरह से ये भी तो आपको पैसे ही दे रहे हैं, ये आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं, आपको एक टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो इनको भी पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट पीरियड इनको अलाउ कर रहे हैं, दैट इज़ पेमेंट करने के लिए टाइम दे रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या ये पीरियड हमको और कम कर देना चाहिए या फिर बढ़ा देना चाहिए। तो ये तो डिपेंड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एंड रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, अथॉरिटीज़ को भी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इसी के बेस पर इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करती है। जब नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन की बात आती है, जब जीडीपी निकालने की बात आती है, जब नई नई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ निकालने की बात आती है, या आप पर टैक्स इम्पोज करने की बात आती है जैसे कि जीएसटी या इनकम टैक्स, तो ये सब के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसी के बेस पे गवर्नमेंट जो है सही टैक्स आपसे चार्ज कर पाएगी, सही पॉलिसीज़ कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ला पाएगी। इसके अलावा भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है रिसर्चर्स को। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, तो नई नई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें भी अकाउंटिंग में आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप तो नहीं आती हैं, तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि अगर कोई नई चीज़ अकाउंटिंग में आई है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। तो फॉर दैट उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड होती है। इसके बाद पब्लिक को भी जानना होता है कि जो बिज़नेस है वो एक तरह से कौन है, एक सोशल पर्सन है वो भी, क्योंकि एक बिज़नेस बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। वो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, सप्लायर्स से घर भी उन पर टिके हुए होते हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो इसलिए पब्लिक को भी जानना होता है कि जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्या वो फ्यूचर में भी वैसे ही चलता रहेगा। और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो हम उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हमको भी जानना होता है कि जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो कंपनी कितनी रिलायबल है सभी सेंस में। तो ये हमने देख लिया इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। अब इससे पहले कि आपका फाइनल अकाउंट्स एक्चुअल में चालू हो, कुछ बातें हमको और जाननी चाहिए। वैसे ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, बट फिर भी एक बार फिर से हम इस पर जाते हैं और देखते हैं कि आपको चीज़ें वो सब याद हैं कि नहीं हैं। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स देयर इन आर ट्रांसफर्ड आइदर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू बैलेंस शीट। दैट इज ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या परचेज अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है? आंसर है यस। एसेट का जाता है? यस। लाइबिलिटीज़ का जाता है? यस। सेल्स का जाता है? यस। दैट इज सारे अकाउंट्स, चाहे वो आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझें या फिर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझें,
सारे अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेस पर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कुछ चीज़ें ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं और कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाती हैं। तो जो आइटम्स आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और जो आइटम आपके कैपिटल नेचर्स के होते हैं, जो अकाउंट्स आपके कैपिटल नेचर के होते हैं, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में जाते हैं। ये बात भी हमने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि अगर मैं कोचिंग रन करता हूँ साल भर में, तो साल भर में मुझे फ़ीस मिलती है, मेरे कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, इसके अलावा कोचिंग में जो मैं एसेट यूज़ करता हूँ वो मेरे एसेट्स होते हैं। तो यही हम बात को अगर फिर से याद करें तो हम समझेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोचिंग के एसेट एंड लायबिलिटीज़ नहीं जाएंगी कि अगर मुझे ये निकालना है कि मेरी कोचिंग में साल भर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। फॉर दैट तो मुझे दो ही चीज़ें चाहिए कि मुझे फ़ीस कितनी मिली और मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए। तो ये जो फ़ीस है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये रेवेन्यू नेचर के हैं, ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करते हैं। इसका एग्जिस्टेंस मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में नहीं होता है। पर मैं जो अपनी कोचिंग में एसेट यूज़ करता हूँ या सपोज़ इस कोचिंग को चलाने के लिए मैंने लोन ले रखा है, वो ऑब्वियस सी बात है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर उसका एग्जिस्टेंस बिजनेस में रहता है और इसी को हम कैपिटल नेचर कहते हैं। तो इसलिए जो भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर जाती हैं, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस आपने अर्न किया। और जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनके बेसिस पे ही बनते हैं। तो वही कह रहा है, अगर कोई आइटम कैपिटल नेचर का है और उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, दैट इज़ कैपिटल नेचर के आइटम को आपने रेवेन्यू नेचर का मान लिया, इन दैट केस आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आ पाएगा। देयरफॉर हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं और कौन से अकाउंट्स होते हैं जो कैपिटल नेचर के हैं। जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है कि बिजनेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आपका कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज डाउन करने का फ्यूचर में। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जो आपको बिजनेस में रिसिप्ट्स होती हैं, इनकम रिसीव होती हैं, उसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो इसके लिए कुछ सर्टेन्स रूल हैं जिसके बेस पे हम इन दोनों को अलग अलग क्लासीफाई कर पाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, दैट इज जो बेनिफिट मिलता है इस एक्सपेंडिचर का वो बियॉन्ड अकाउंटिंग पीरियड चलता रहेगा। जैसे कि मैंने अपने कोचिंग के लिए टेबल ख़रीदा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये टेबल सिर्फ 1 साल तक ही मेरे बिजनेस में काम आएगा, नहीं, इसका यूज़ तो मैं मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में करूँगा। और इससे होगा क्या, टेबल ख़रीदने से मैं क्लास बेटर कर पाऊँगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और मेरे कुछ खर्चे कम होंगे। तो यहाँ तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, आप एक बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल नेचर का, उससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो नॉर्मली, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने क्या किया, एक टेबल खरीदा, दैट इज फिक्स एसेट खरीदा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो नॉर्मली आप इन्वेस्ट करते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट वो होते हैं जिसको बिजनेस में आप यूज़ करते हैं, इसको आप बेचना नहीं चाहते हैं। अगर आप इसको बेचना चाहेंगे तो ये आपका फिक्स एसेट नहीं, ये आपका गुड्स बन जाएगा। मतलब जैसे कि
मैंने फर्नीचर ख़रीदा और मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे लिए फिक्स एसेट है। पर सपोज़ मेरा यही काम है कि मैं फर्नीचर ख़रीद कर बेचता हूँ, तो ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट नहीं है। इन दैट केस ये वो गुड्स है जिस पे मैं डील करता हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर खरीदना इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वही उसका काम है, फर्नीचर खरीद के वो बेचता है। बट फॉर मी, मैंने अगर फर्नीचर ख़रीदा है तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज मेरा इंटेंशन नहीं है इस फर्नीचर को बेचने का, मेरा इंटेंशन है इसको यूज़ करने का और इसके बेस पे प्रॉफिट अर्न करने का या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का। और ये जो आपके एसेट होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आप यूज़ करते हैं या लगाते हैं पैसे, ये आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप के हो सकते हैं। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल में हमने एग्जांपल पढ़े थे, कॉपीराइट है आपका, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट के एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। तो आपको इसके अलावा भी और बेटर समझाने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि जो भी खर्चा आप करते हैं फिक्स एसेट को खरीदने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट इज़ अगर आप लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, तो ये जो खरीदने का पैसा आपको लगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर आप क्या करते हैं, एक्सटेंशन करा रहे हैं या इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं अपने फिक्स एसेट की, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है थिएटर की सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। नाउ पीवीआर के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी है वो एक तरह से एसेट है, तो अगर वो इसको इंक्रीज़ करते हैं दैट इज़ ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से पीवीआर को सिर्फ एक साल के लिए फ़ायदा नहीं होगा, एक अकाउंटिंग ईयर में फ़ायदा नहीं होगा, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर आप एसेट का इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप जब कोई एसेट खरीदते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन तक, रेडी टू यूज़ तक जो भी आपको एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसको भी हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके चलते हैं। जैसे कि मशीनरी है, हमने बाय की, हमने रास्ते में उस पर फ्रेट पेड किया, वेजेस पेड किए इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम इसको क्या करते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। दैट इज़ इस फ्रेट और वेजेस को अप टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपके पास कोई ओल्ड फिक्स एसेट पड़ा था और आप उसकी रिकंडीशनिंग करा देते हैं जिससे कि उसका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी उससे इंक्रीज़ हो जाती है, इन दैट केस उसको भी जो है हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये एग्जांपल भी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा था। कई बार हम बिज़नेस में कुछ राइट्स बाय करते हैं कि हम वो बिज़नेस कर पाएँ। हम लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं, हम पेटेंट ऑब्टेन करते हैं, कॉपीराइट ऑब्टेन करते हैं, और ये सब ऑब्टेन करने का हमारा पर्पस क्या रहता है कि उसके बेस पे हम अपना बिज़नेस करेंगे। तो इन राइट्स को ख़रीदने के लिए भी जो आप पेमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चलते हैं। पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओनली जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आप जो हर साल रेन्यूअल फ़ी पे करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक्सपेंडिचर जो आप इनकर्ड करते हैं इनटेंजिबल एसेट के लिए, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था, चाहे गुडविल खरीद रहे हैं आप, पेटेंट खरीद रहे हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट खरीद रहे हैं, तो ये सब भी जो है एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपको कुछ लीगल फीस पे करनी पड़ जाए किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, इन दैट केस दैट लीगल फीस को भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। नाउ
तो हमने एक्सटेंसिवली देखा, बहुत डिटेल में देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। समराइज करें तो सिंपली ये कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप अपने फिक्स एसेट पर लगाते हैं, जिससे कि आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और हमने इसके अलावा 8 अलग अलग केसेस भी देखे जहाँ पर हम डिटेल में समझ पाए कि एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर किन किन सिनेरियो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले भी हमने जाना कि ये जो है बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू रेलेवेंट फिक्स एसेट अकाउंट और शोन इन द बैलेंस शीट। तो जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आपका फिक्स एसेट है और बैलेंस शीट में आपकी 2 साइड्स होती हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड, दूसरा होता है आपका एसेट साइड। लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है आपका एसेट साइड। तो यहाँ पर हम इसको कहाँ पर दिखाएंगे? एसेट साइड में। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट कंज्यूम्ड हो जाएगा या एग्जॉस्ट हो जाएगा विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप कुछ खर्चे करते हैं जो डे टू डे बेसिस पे करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कि आप अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, पावर आप यूज़ करते हैं, फ्यूल आपको पे करना होता है। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो 1 साल के अंदर में ही कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर का बेनिफिट आपको नहीं देते। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को 12 महीने की सैलरी पे करी है तो सिंपल सी बात है, आप उसे सर्विस भी 12 महीने की लेंगे, ना कि 12 महीने से ऊपर, ना कि लाइफ लॉन्ग ले पाएंगे। तो इसलिए ऐसे खर्चे जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या सिंपली कहें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर आप रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हैं फिक्स एसेट का। ना यहाँ पर हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि फिक्स एसेट का आप रेनोवेशन कराते हैं, रिकंडीशनिंग कराते हैं या इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं। फिक्स एसेट को नॉर्मली चलाने के लिए जो आपको खर्चे रिपेयर और मेंटेनेंस कराने होते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिमेनिंग अमाउंट विल बी एन एसेट। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, समझेंगे हम आराम से, पर अभी आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो भी आप परचेज करते हैं स्टॉक, वो आपका नॉर्मली क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो स्टॉक आप नहीं बेच पाते हैं, जो अनसोल्ड रह जाता है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसको हम एसेट कहते हैं और बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। तो परचेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और स्टॉक जो आपका बच गया, नहीं बिक पाया, उसको हम एसेट कहते हैं। एसेट पे रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एसेट खरीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम ये पूरा चैप्टर पढ़कर आए हैं, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका पूरा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट भी क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस मानते हैं और इसको मैच करते हैं रेवेन्यू के अगेंस्ट में। जैसे कि हमने देखा था कि करंट ईयर पे अगर मैं 10 मोबाइल बेचता हूँ तो मुझे एक्सपेंस भी 10 मोबाइल के ही रिकॉर्ड करना चाहिए। यही आपका मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 मोबाइल की करंट ईयर में, तो करंट ईयर में आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे 10 मोबाइल का, ना कि उससे ज़्यादा। इट ऑल्सो इंक्लूड दैट पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एक्सपायर्स और कंज्यूम विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। तो हमने देखा था डेप्रिसिएशन ओवरऑल तो एक तरह से वो खर्चा आपका कैपिटल नेचर का होता है। जब आप एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, पर गवर्नमेंट आपको क्या करती है? उसको बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ एसेट अलाउ करती है हर साल, और इसलिए उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं।
तो अब हमने समझ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या होता है। फिर भी हो सकता है कि हमको कुछ कुछ दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपीयर टू बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस बट दे आर कैपिटल एक्सपेंसेस, जैसे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग सिंस दिस एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू मेक द बिल्डिंग यूजेबल। मतलब एक बिल्डिंग थी जो काफ़ी साल से बंद पड़ी थी, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाता हूँ कि वो यूज़ में आने लायक हो पाए, वाइट वॉशिंग करवाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं थी वो सब करवाता हूँ। तो नॉर्मल से हमको ये लगता है कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, पर ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। क्यों? बिकॉज बिल्डिंग पहले बिल्कुल भी यूज़ में नहीं थी, पर अब वो यूज़ में आ गई। और ये बात हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट। तो भले ये यहाँ पर कह रहा है कि इसमें आपको डाउट आ सकता है, पर हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वेजेस पे टू वर्कर टू प्रोड्यूस अ टूल टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री इटसेल्फ और टू फिक्स अ मशीन। तो वर्कर्स को आप कुछ पेमेंट करते हैं जिसकी वजह से वो एक ऐसा टूल बनाता है जिसको आप फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, या जिससे मशीन जो बिल्कुल काम में नहीं आ रही थी वो काम में आने लायक हो जाएगी। तो ये जो आप वेजेस पेड कर रहे हैं ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है। बिकॉज आप वो वर्कर जो आपको जो चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा है ना, उसको आप यूज़ करेंगे बिजनेस में, ना कि सेल करेंगे। और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए आप जो हैं यूज़ करेंगे। फिर कह रहा है कि एक्सपेंसेस जो आपको लगते हैं जब आप लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हैं, जैसे कि आप लॉयर को फीस पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब आप पे करते हैं। तो ये लगता भले हमको रेवेन्यू नेचर का है, पर ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है। और ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लीगल एक्सपेंसेस में भी हमने कवर किया है। और एसेट को अप टू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन या अप टू इट इज़ रेडी फॉर यूज़ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस हम कैपिटलाइज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन रेज टू अक्वायर एन एसेट अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ रेडी फॉर यूज़, ये आपके लिए नया पॉइंट है। वैसे हम जानते हैं कि एसेट अप टू डेट ऑफ यूज़ में जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। मान लो मैंने कोई एसेट ख़रीदा है और लोन लेकर ख़रीदा है, और लोन के लिए मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो इंटरेस्ट है नॉर्मली तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, पर जब तक आपका एसेट रेडी फॉर यूज़ नहीं हो जाता वहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे इस लोन के लिए EMI में, अपने इंस्टॉलमेंट में अपने, उस इंटरेस्ट को हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं मानेंगे बल्कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मानेंगे। और आखिरी पॉइंट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात हो रही है मतलब डेबिट वाला नेचर है, तो ये डेबिट साइड में जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ तक की बातें हमने आज कर ली हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या और भी कुछ बेसिस हैं जिसके बेस में हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएँ या डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, और कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सो उम्मीद है आज की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक कि कुछ भी आपको क्वेरी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।